हेलो सभी छात्रों को नमस्कार। और जैसा कि हम पिछले वीडियोस में पढ़ रहे थे अबाउट मसल्स, पहले वीडियो में हमने मसल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा था मसल्स के टाइप्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो आपके सिलेबस में टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। क्या रहेगा भाई टॉपिक? स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स रहेगा आज का हमारा टॉपिक। और स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स को आप क्या बोलते हो? पेशी संरचना। आज के हमारे टॉपिक का नाम है पेशी संरचना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। पेशी संरचना से पहले पेशी क्या होती है ये तो हम जान चुके हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई बहुत सारे जो पेशी है उसका निर्माण बहुत सारे पेशी तंतुओं से मिलकर होता है, और अकेला पेशी तंतु जो है पेशी की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। तो मैं ये कहूँ, देखिए हम एक कंप्लीट पेशी बनाते हैं, तो ये देखिए इस तरह का एक तंतु होगा, और इस तंतु को हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल। हिंदी में कहेंगे पेशी तंतुक। तो इस तरह की स्ट्रक्चर आप जो है देखोगे। ये जो स्ट्रक्चर है, जब असंख्य यानी ए वाइड नंबर में जब ये इकट्ठे हो जाते हैं, मैं इनको इकट्ठा कर रहा हूं, देखिए इस तरह से मैंने क्या किया, इनको सबको इकट्ठा कर दिया। तो इससे क्या बना? इससे एक बंडल ऑफ मसल फाइबर का बना। या मायोफाइब्रिल है, इसे हम मसल फाइबर भी कह सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे मसल्स फाइबर का बंडल बना। मसल्स फाइबर्स बंडल बना। क्या बना भाई? मसल फाइबर का बंडल बना। और ये जो मसल फाइबर का बंडल बना है, तो इसके चारों ओर क्या होगा? इसके चारों ओर एक कनेक्टिव टिश्यू से मेडअप कवरिंग होगी। इस कनेक्टिव टिश्यू से कवरिंग जो मेम्ब्रेन है, ये इस बंडल के चारों ओर होने के साथ साथ में जो ये सिंगल फाइबर था, इसके चारों ओर भी क्या मिलती है? कनेक्टिव टिश्यू से मेडअप एक कवरिंग मिलती है। तो यहां दो कवरिंग हो गई। ये जो मसल्स फाइबर्स का बंडल है, इसे हम बोलते हैं फेसिकुला या फेसिकल। क्या बोलते हैं? फेसिकल। हिंदी में कहेंगे पुलिका। क्या कहेंगे भाई? पुलिका। और इस तरह की बहुत सारी पुल्लिकाएं, जैसे एक तो ये मैंने बना दी यहां पर, एक दूसरी बना रहा हूं मैं यहां पर, एक यहां तीसरी बना देते हैं। तो ये बहुत सारी पुल्लिकाएं हो गई। पुल्लिका नंबर 1, पुल्लिका नंबर 2, पुल्लिका नंबर 3। इनके चारों ओर भी एक आवरण मिलेगा। तो यहां देखिए
ये जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे हम कहेंगे मसल्स या पेशी। क्या कहेंगे? पेशी कहेंगे। तो यहां पर मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाई है। 3 स्ट्रक्चर कौन सी बनाई? पहले मैंने केवल मसल फाइबर यानी मायोफाइब्रिल पेशी तंतुक बनाया है, फिर इसका बंडल बनाया उसे हमने पेसिकल्स कहा है, फिर बंडल्स ऑफ फेसिकल्स बनाया है जिसे मैंने मसल्स कहा है। और इस मसल्स को अगर आप देखोगे तो इस तरह से देख सकते हो कि ये कहाँ पर कैसे मिलेगी। इस तरह से ये मिल गई साहब, ये मैंने हैंड बना दिया और यहाँ पर ये मसल्स जो हैं, यहाँ पर एक मसल्स को मैंने निकाल के दिया तो इस तरह से आपको दिखाई देगी। बात आती है यहाँ पर ये कनेक्टिव टिश्यूज का जो आवरण है इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहते हैं एंडोमाइसियम। क्या कहते हैं? एंडोमाइसियम। दूसरा जो फेसिकल्स हैं, इनके चारों ओर जो कवरिंग मिल रही है इस कवरिंग को हम कहेंगे पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम, ये भी हमें पता चल गया। जो तीसरे प्रकार की कवरिंग आप देख रहे हो यहां पर, इस तीसरे प्रकार की कवरिंग को हम कहते हैं एंडोमाइसियम। क्या कहते हैं? एंडोमाइसियम। क्या कहते हैं भाई? एंडोमाइसियम। तो 3 तरह की आपको कनेक्टिव टिश्यू से मेडअप लेयरिंग नजर आएगी इन आवर मसल्स की स्ट्रक्चर में। एंडोमाइसियम का मतलब होता है जो बहुत सारे फेसिकल्स के बंडल होंगे, उन सभी के चारों ओर जो एक जगह कवरिंग मिलेगी एंडोमाइसियम की, उसे एंडोमाइसियम कहेंगे। अगर केवल फेसिकल्स की बात करें जिसमें मसल्स फाइबर्स होंगे, उनका समूह होगा, उनका बंडल होगा, तो उसकी कवरिंग पेरीमाइसियम कहलाएगी। और एक केवल अकेले मसल फाइबर की बात करें जो कि एज ए वर्क करेगा मसल सेल के रूप में, स्ट्रक्चर यूनिट के रूप में, उसकी जो कवरिंग है वो एंडोमाइसियम कहलाएगी। तो ये हमने 3 टर्म यहां पर स्ट्रक्चर में देखे, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम और एपीमाइसियम। सॉरी, मैंने यहां पर एपीमाइसियम नहीं लिखा, मैंने यहां भी एंडोमाइसियम लिख दिया। बोलने में सही आ रहा है तो इसको आप कर लीजिए क्या? एपीमाइसियम। तो यहाँ 3 टर्म आए, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम और एपीमाइसियम। एपीमाइसियम का मतलब हो गया बंडल ऑफ फेसिकल्स की आउटर कवरिंग विच इज मेड अप विद द कनेक्टिव टिश्यूज नॉन एज एपीमाइसियम। द आउटर कवरिंग विच इज मेड अप विद कनेक्टिव टिश्यू in a bundle of muscle fiber known as fascicles, and this covering is also called perimysium, or only a single muscle fiber covered by connective tissues known as endomysium। तो 3 तरह के टर्म हमने देखे, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम और एपीमाइसियम। और साथ में ये भी देख लिया सिंगल फाइबर को हम ये कहेंगे, इसके बंडल को हम फेसिकल्स कहेंगे या फेसिकुला कहेंगे, इन फेसिकुला के बंडल्स को हम मसल्स कहेंगे और मसल्स का जो बंडल होगा उसे हम मस्कुलर टिश्यू कहेंगे। ये सीधी सी एक जनरल सी बात आई। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल टर्म। स्पेशल टर्म में हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक सिंपल सेल में और एक मसल सेल में जो उसके ऑर्गेनेल्स हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनको भी हम नया नाम दे देते हैं। स्ट्रक्चर में इस चीज़ को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको देखें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मस्कुलर सेल्स, उसको हम क्या कहेंगे? जनरल व्यू में, जनरल सेल में तो जनरल जो सेल होती है, ऑर्डिनरी सेल होती है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। जबकि जो मस्कुलर सेल्स है उसके अंदर हम इसको सार्कोलीमा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सार्कोलीमा कहते हैं। इसी तरह से जो प्रोटोप्लाज्म होता है या साइटोप्लाज्म ऑफ ए नॉर्मल सेल कॉल्ड इन मसल सेल एज ए सार्कोप्लाज्म। क्या कहते हैं भाई? सार्कोप्लाज्म। तो सार्कोप्लाज्म का मतलब समझ गए आप?
सार्कोप्लाज्म का मतलब है कि अगर मसल सेल्स है तो उसके साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म कहेंगे। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक मस्कुलर सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया न कह के वहां पर हम सार्कोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोसोम्स। ऐसे ही मैं बात करूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक ऑर्डिनरी सेल्स में जो अंतःप्रदेवी जालिका है उसको मस्कुलर सेल्स में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि रिजर्वॉयर ऑफ कैल्शियम आयन होती है इन केस मसल सेल्स। तो यहां पर कुछ मैंने स्पेशल टर्म लिख दिए, सार्कोलिमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोसोम्स, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा हम इसमें जो सेल्स हैं, जो यूनिट है, जनरल व्यू में हम क्या करते हैं? सेल्स लिखते हैं, लेकिन इन केस मस्कुलर सेल्स में सेल न कह के उसको मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। ये आ गया एक नया टर्म। इसके अलावा एक ट्रांसटी सिस्टम इसमें मिलता है, और टी सिस्टम का मतलब यहाँ ट्यूबुलर या ट्रांसवर्स सिस्टम जो है, नलिकीय तंत्र जो है, वो किस में मिलता है? मस्कुलर सेल्स में मिलता है। तो ये कुछ स्पेशल टर्म जो हैं इनके स्ट्रक्चर में हम स्टडी करते हैं। अब मसल्स जो हैं बने किससे हैं, इसकी स्ट्रक्चर में इसे भी देखना पड़ेगा। तो मसल्स जितनी भी है वो सब की सब प्रोटीन से मिलकर बनी हैं। प्रोटीन्स, पता है आपकी बॉडी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए क्या जरूरत होती है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, प्रोटीन इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन वह चीज है जो कि एक शरीर की मरम्मत और ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो जो प्रोटीन्स हैं वो कौन कौन सी मसल्स में मिलती हैं? तो यहां पर मैं कुछ प्रोटीन्स लिखता हूं। एक प्रोटीन है मायोसिन, सबसे ज्यादा अणुभार वाली। दूसरी में प्रोटीन लिखता हूं एक्टिन। कौन सी लिखता हूं? एक्टिन। तीसरी प्रोटीन में लिखता हूं ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन। चौथी में प्रोटीन लिखता हूं इसमें ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। अब सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाली प्रोटीन कौन सी है? लगभग 44 to 45% जो प्रोटीन है मसल्स में मिलती है वो मायोसिन है। इसके बाद में जो एक्टिन प्रोटीन है ये 20 to 25% मिलती है। अगर बात करें ट्रोपोमायोसिन की और ट्रोपोनिन की, तो ट्रोपोनिन लगभग 11% जो है कौन मिलती है? 11% मिलती है आपके ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोनिन जो है बच गया, वो क्या बच गया हमारे पास? लगभग 10 to 15 जो है वो कौन बच गई? वो बच गई हमारे पास ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, या मैं कहूँ ट्रोपोनिन एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें 3 तरह की मिलती हैं, वो भी हम मसल कॉन्ट्रैक्शन की जब चर्चा करेंगे तो उस समय इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये समझिए कि साहब ये मायोसिन प्रोटीन क्या होती है। तो मायोसिन प्रोटीन को समझने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं मायोसिन प्रोटीन बताता हूँ। अगर मैं मसल सेल्स में मायोसिन प्रोटीन को देखूँ तो इस तरह की एक स्ट्रक्चर मुझे नज़र आएगी, और इस स्ट्रक्चर में एक लंबी टेल दिखाई देगी और दूसरी तरफ एक गोल राउंड हेड दिखाई देगा। और इस तरह की अगर प्रोटीन स्ट्रक्चर नज़र आ रही है तो ये जो स्ट्रक्चर जिस प्रोटीन से मेडअप होगी
वो कौन सी होगी? मायोसिन होगी। इस हेड रीजन की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये यहाँ पर एटीपी एज नाम का एंजाइम होता है, जो एटीपी अगर इसको उपलब्ध हो जाए तो उसको तोड़ देता है और एनर्जी, जो बॉन्ड्स हैं उनसे एनर्जी को रिलीज कर देता है। अगर बात करें हम मायोसिन की, तो मायोसिन के भी 2 पार्ट हो गए, एक हेवी वाला पार्ट हो गया और एक लाइट वाला पार्ट हो गया। कौन सा हो गया? एक तो हेवी वाला और एक लाइट वाला। लाइट वाला जो कि कम मॉलिक्यूलर वेट का होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर यहाँ से इसको यूं देखें तो इधर वाला पार्ट जो है हेवी मीरो मायोसिन कहेंगे और इधर वाला जो पार्ट है इसको लाइट मीरो मायोसिन कहेंगे। तो ये हल्की मीरोमायोसिन यानी कम अणुभार वाली मायोसिन प्रोटीन हो गई और ये भारी अणुभार वाली मायोसिन प्रोटीन हो गई। दोनों कंबाइंड हो गई। कंबाइंड होने से जो स्ट्रक्चर मेडअप हुई वो मायोसिन फिलामेंट को तैयार करेगी और ये कंप्लीटली किसका फिलामेंट बन गया? ये कंप्लीटली बन गया मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट। और मायोसिन फिलामेंट जो बना है, ये फिलामेंट बना है मसल्स का। तो मसल्स में एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट दोनों ही होते हैं। तो ये मैंने जो बनाया यहाँ पर वो किसको बनाया है? ये मैंने बनाया है मायोसिन प्रोटीन को। दूसरा, मैं एक्टिन की बात करूं तो एक्टिन जो प्रोटीन है वो 2 टाइप की होती है। ये तो हमने मायोसिन बना ली। अब मैं क्या करता हूं, यहां से इसको एक्टिन को लेता हूं। एक्टिन जो है 2 प्रकार की होगी, जी एक्टिन प्लस एफ एक्टिन। 2 प्रकार की एक्टिन हमें यहां मिलने वाली है। जी का मतलब क्या होता है? ग्लोब्यूलर होता है। ग्लोब्यूलर का मतलब क्या होता है? गोल वाली प्रोटीन। तो इस तरह की अगर स्ट्रक्चर नजर आती है, यानी मोनोमर है, ये मोनोमर है भाई। और ये मोनोमर जो प्रोटीन्स हैं, इसके लपेट फ्लक में हम चलते जाते हैं। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये लो। तो ये जो मोनोमर प्रोटीन मिल रही है इसे हम कहते हैं, जो गोलाकार प्रोटीन है इसे जी एक्टिन कहते हैं। और जब जी एक्टिन कंबाइंड हो जाती है और एक दूसरे के ऊपर रैप कर जाती है इस तरह से, तो इसको हम कहते हैं एफ एक्टिन। क्या कहते हैं? एफ एक्टिन। इसको क्या कहते हैं? एफ एक्टिन। तीसरे प्रकार की अगर मैं देखूं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, तो अगर इनको देखें तो ये ट्रोपोमायोसिन इस तरह से नजर आएगी, जो इसके अंदर एक धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये ट्रोपोमायोसिन होगी। इसके बीच बीच में कहीं कहीं पर जहां पर एटीपी एज लगा रहता है, एटीपी जुड़ा रहता है, ये जो है वो ट्रोपोनिन होगी। और ये जब दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में जिस मसल्स का निर्माण होगा वो इस तरह से अपीयरेंस में दिखाई देगी इन दोनों से। तो जो ये बैंड देख रहे हो आप, ये डार्क बैंड है, डार्क बैंड। और जो दूसरा वाला है ये लाइट बैंड दिखाई देता है, लाइट बैंड। जो डार्क बैंड है इसे जनरली हम ए बैंड के नाम से लिखते हैं, ए बैंड। और जो लाइट बैंड है उसे हम लिखते हैं आई बैंड के नाम से। आई बैंड में हमेशा एक्टिन प्रोटीन मिलती है, जबकि ए बैंड में जनरली मुख्यतया मायोसिन प्रोटीन मिलती है। तो यहां पर तो कौन सी मिलेगी? मायोसिन मिलेगी मुख्य रूप से, बाकी दोनों मिलती है। जबकि लाइट बैंड में सिर्फ एक्टिन प्रकार की प्रोटीन मिलेगी। अब यहां पर एक बात समझने की है, वो समझने की क्या है कि मैं यहां से इसको अलग निकालता हूं और यहां पर एक तो मैं डार्क बैंड ले लेता हूं, ये वाला, और इसके साथ में एक लाइट बैंड ले लेता हूं इस तरह से। तो जो लाइट बैंड है इसके मैं 2 पार्ट कर देता हूं ऐसे,
तो जहां से लाइट बैंड या आई बैंड जो है आइसोट्रोपिक बैंड है, उस बैंड के जो बीचों बीच एक लाइन होती है, उस लाइन को बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं? जेड लाइन। जेड लाइन को क्राउसेस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये आई बैंड है और आई बैंड जो है इसके बीचों बीच क्या होगी? एक जेड लाइन होगी। इधर भी क्या होगा? आई बैंड होगा और इस आई बैंड के बीचों बीच क्या होगी? जेड लाइन होगी। दो जेड लाइन के बीच की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। और जो सार्कोमियर होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स फाइबर होती है, या मैं कहूं कि सार्कोमियर वह इकाई है जो कि पेशियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में फंक्शन करती है। तो जेड लाइन क्या है? आई बैंड के बीचों बीच एक लाइन, एक पट्टिका नजर आती है जिसे क्राउसेस मेम्ब्रेन या जेड लाइन कहते हैं, और दो जेड लाइन के बीच की दूरी को सार्कोमियर कहते हैं। इन दो जेड लाइन के बीच में जो डार्क बैंड है, जिसे कि ए बैंड आप कहते हैं, ए बैंड कहते हैं, इसके बीचों बीच भी एक क्षेत्र पाया जाता है जो कि चमकीला दिखाई देता है। और जो ये ए बैंड के बीच में जो चमकीला क्षेत्र है इसे एच जोन कहते हैं, यानी हैंसेन का जोन कहते हैं। और इस हैंसेन के जोन को अगर बाहर निकाल के देखा जाए तो आप देखोगे इस तरह से वो दिखाई देगा, लेकिन इसके बीचों बीच में एक हल्की लाइन दिखाई देती है, उस लाइन को एम लाइन कहते हैं। तो एच जोन या एम लाइन तो मिलेगी ए बैंड में, डार्क बैंड में, या मायोसिन से मेडअप जो प्रोटीन होगी, फिलामेंट होगा, उसके बीच में। जबकि जेड लाइन कहाँ नजर आएगी? आई बैंड में नजर आएगी, आई बैंड के बीचों बीच। और दो आई बैंड के बीच में जो जेड लाइन होगी एक एक, उन दोनों जेड लाइन की जो बीच की दूरी होगी उसे हम सार्कोमियर कहेंगे। और सार्कोमियर इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। तो ये एक आउटलाइन स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स के बारे में हमने देखा। अगले वीडियो में हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह से जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और किस तरह से वो रिलैक्स्ड करती है और हमारी बॉडी में मूवमेंट एंड लोकोमोशन हो पाता है। इसलिए आप इस स्ट्रक्चर को स्टडी कीजिए अपने बुक से और उसके बाद में इसे समझने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं कोई किसी को दिक्कत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। समय रहते आपकी समस्या का समाधान मैं करने का प्रयास करूंगा। और जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आए आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न छोड़ सकते हैं, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ही मिलेगा। तो इस तरह से आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स को पढ़ा और अगले वीडियो में हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।